तो नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में रस के बारे में विस्तृत विवेचन है और इसीलिए इस अध्याय का नाम जो है वो रसाध्याय रखा गया है। और इसी अध्याय में आता है वह प्रसिद्ध सूत्र तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, ठीक है, जिसके ऊपर इसके परवर्ती साहित्यकारों ने, परवर्ती काव्य लक्षणकारों ने विस्तृत उसका वर्णन किया है अपने अपने ग्रंथों में। ठीक है, अब यहाँ से इससे पहले वाले अध्याय का नाम जो है वो पूर्वरंग विधान है। 5वें अध्याय का नाम है पूर्वरंग विधान। तो यहाँ पर वही से आगे बढ़ रहे हैं कि पूर्वरंग विधिम श्रुत्वा, कि पूर्वरंग की विधि को सुनकर, जो पूर्वरंग विधान के बारे में विस्तृत रूप से 5वें अध्याय में बताया गया है, उस पूरी विधि को सुनकर के, ठीक है, महत्तमाः, जो महान जो मुनि थे, मुनयः, सर्वे महत्तमाः मुनयः, सभी जो महान मुनि थे, आत्रेय आदि जिन्होंने प्रश्न करने शुरू किए थे भरत मुनि से, उन्होंने फिर से जो है भरतम पुनराहु, भरत से दोबारा बोला, भरत को पुनः पूछने लगे और उन्होंने कहा कि न माने हमारे प्रश्नान पंचाभिधत्स्व, हमारे 5 प्रश्न और हैं और इनके उत्तर भी हमें दीजिए, इनके बारे में भी विस्तार से हमें बताइए। ठीक है, तो पूर्वरंग की विधि को सुनकर उन सभी महान ऋषियों ने भरत मुनि से फिर से प्रार्थना की कि हमारे 5 प्रश्न और हैं, उनके भी जवाब हमें दीजिए, उनके बारे में भी हमें बताइए। अब क्या हैं वो 5 प्रश्न? वो 5 प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न ये है कि नाट्य, मतलब नाटक में नाट्य विचक्षणई, नाटक को जानने वाले, नाटक को बनाने वाले, नाट्य मर्मज्ञ तत्वज्ञ जो हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, जो लोग हैं, वो नाट्य में ये रसा इति पठ्यन्ते, जो रस पढ़ते हैं, जिन्हें रस कहते हैं। तो नाटक में जिन्हें रस कहते हैं, जिन्हें रस के रूप में पढ़ा जाता है, वो जो रस हैं वो क्या चीज़ है? रसत्वम केन वै तेषाम, उन रसों का रसत्व कहाँ से आता है उनमें, मतलब रस क्या चीज़ है, इस चीज़ को हमें बताइए। तदाख्यातुम अर्हसि तेषाम एतदाख्यातुम अर्हसि। ठीक है, तो नाट्य विचक्षणों के द्वारा, नाट्य तत्वज्ञों के द्वारा जो नाटक में जो रस आदि पढ़े जाते हैं, वो रस क्या चीज़ है भला, उसके बारे में हमें बताइए। उनमें रसता कहाँ से आती है, रसत्व कहाँ से आता है। दूसरा प्रश्न क्या है कि भावाश्चैव कथम प्रोक्ताः। ठीक है, मतलब कि जो रस के बाद जो भाव हैं, ठीक है, वे भाव क्यों कहे गए हैं, उन्हें भाव क्यों कहते हैं। कथम प्रोक्ताः और किम वा ते भावयन्त्यपि, और जो भाव हैं वो किसे भावित करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि रस किसे कहते हैं, जो नाट्य विचक्षणों के द्वारा नाटक में रस पढ़े गए हैं, वह रस क्या चीज़ है। दूसरा प्रश्न ये है कि भाव क्या है। ठीक है, भावाश्चैव कथम प्रोक्ता, उनको भाव क्यों कहते हैं और वह भाव जो है किसे भावित करते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि संग्रह किसे कहते हैं। कारिकाम चैव, कारिका भी किसे कहते हैं, संग्रह किसे कहते हैं, कारिका क्या चीज़ है। और 5वां प्रश्न यह है कि निरुक्तम चैव तत्वतः, निरुक्त किसे कहते हैं। इसको हमें तत्वतः जो है विस्तार पूर्वक जो है तत्व रूप से जो है भेदोपभेद पूर्वक सब कुछ हमें विस्तृत रूप से बताइए, क्योंकि ये जो हैं ये रस के ही तत्व हैं, इधर उधर एक तरह से नाटक के ही तत्व हैं। इसलिए इन 5 प्रश्नों के उत्तर जो है हमें दीजिए। ठीक है, तो इन 5 प्रश्नों का क्रम भी आ सकता है और ये भी आ सकता है कि 5 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न नहीं है छठे अध्याय में। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों का क्रमशः आप याद कर लेंगे इन प्रश्नों को। अब भरत मुनि जो हैं उन मुनियों का उत्तर देते हैं, उन मुनियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि भरत मुनि जो हैं तेषां तु वचनं श्रुत्वा, तेषां मुनीनां वचनं श्रुत्वा भरतो मुनिः प्रत्युवाच। उन मुनियों के वचनों को सुनकर भरत मुनि ने कहा, क्या कहा, वाक्यम, एक कुछ वाक्य कही, क्या कहा कि रस भाव विकल्पनम। ठीक है, कि उन्होंने किस तरह के वाक्यों को बोला, रस भाव विकल्पनम, रस और भावों की विशेषता बतलाने वाले जो है, बतलाते हुए वाक्यों को उन्होंने क्या बोला, प्रत्युवाच, उन्होंने बोला। किसको बोला, तेषां मुनीनाम, उन मुनियों को। क्यों बोला, उनके वचनों को सुनकर बोला। किसने बोला, भरत मुनि ने बोला। क्या बोला, रस भाव विकल्पनम, रस और भाव की जो विशेषता है उनको बतलाते हुए वाक्यों को बोला। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा भरत मुनि ने, उन्होंने कहा कि तपोधनाः, हे तपस्वियों, ठीक है, अहम कथयिष्यामि,
मैं कहूँगा, वह माने तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए कहूँगा, क्या कहूँगा, निखिलेन माने पूर्ण रूप से, विस्तृत पूर्वक, संपूर्ण रूप से, और यथाक्रमम और क्रमशः भी, क्रम पूर्वक, संपूर्ण रूप से और क्रमशः जो है मैं तुम्हारे लिए कहूँगा। क्या कहूँगा, संग्रहम कारिकाम चैव निरुक्तम। संग्रह क्या होता है, कारिका किसे कहते हैं, और निरुक्त क्या चीज़ है, इनको मैं क्रम से और संपूर्ण रूप से आपके लिए कहूँगा। आगे वो कहते हैं कि अस्य नाट्यस्य न शक्यमस्य नाट्यस्य गंतुमंतम कथंचन। अस्य नाट्यस्य, इस नाटक का जो है अंतम, अंत पा पाना, पार पा पाना, अंतम गंतुम कथंचन न शक्यम, किसी भी तरह से संभव नहीं है। इस नाटक का पार पा पाना जो है किसी भी तरह से संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बहुत जो है ये रहस्यमयी बात है। ठीक है, नाट्य विद्या का किसी भी प्रकार से जो अंत जो है, एक तरह से निश्चयात्मक ज्ञान पाना जो है वह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानानाम शिल्पानाम वा, क्योंकि जो नाटक को बनाने वाले ज्ञानी लोग हैं और जो शिल्पी लोग हैं, नाट्यगृह को बनाने वाले शिल्पी लोग हैं, उनके जो है ज्ञान का जो है कोई भी अंत जो है वो नहीं है। कस्मात् बहुत्वात् ज्ञानानाम शिल्पानाम वाप्यनंततः। ठीक है, उन ज्ञानियों का और उन शिल्पियों के ज्ञान का जो है कोई भी अंत नहीं है। इसीलिए इस नाटक के अंत को पा पाना भी, इस नाट्य के ज्ञान का निश्चयात्मक ज्ञान भी जो है वो न शक्यम, पूर्ण रूप से पा पाना संभव नहीं है। ठीक है, अभी नाटक की विशेषताओं को बतलाते हुए कह रहे हैं कि ये बहुत ही जो है ये गंभीर विषय है। ठीक है, और क्या कहते हैं, कहते हैं कि एकस्य, और इसके बारे में थोड़ा उसकी पहले उसमें वो उनका इंटरेस्ट जगा रहे हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ हल्के में मत लेने, ऐसी चीज़ छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल से इसका ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, और पहले उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी महत्ता को बता रहे हैं कि इसका ज्ञान को पाने के बाद आप क्या जान जाओगे, और फिर उसके बारे में बताएंगे। तो पहले उसकी थोड़ा सा तारीफ़ें कर रहे हैं, किसकी, नाटक की। ठीक है, नाट्यगृह के, नाटक के रसों की। इसीलिए अब पहले वो कह रहे हैं कि एकस्यापि, एक के भी, अब पहले वो कह रहे हैं कि एकस्यापि, एक के भी। ठीक है, एकस्यापि ज्ञानार्णवस्य, ज्ञान रूपी समुद्र के, एकस्य ज्ञानार्णवस्यापि। आपने तो चार चीज़ें पूछ ली, आपने तो संग्रह, कारिका, निरुक्त, रस, बहुत सारी चीज़ें पूछ ली। इनमें से एक एक जो है वो क्या है, ज्ञानार्णव है, ज्ञान का समुद्र है। एकस्यापि न वैशक्यस्त्वन्तो ज्ञानार्णवस्य ही, एक एक जो है वो ज्ञान का समुद्र है, और इनका अंत पा पाना नवै शक्य है, इनका पार पा पाना, इनका पूर्ण रूप से जान पाना इनको संभव नहीं है, शक्य नहीं है। ठीक है, और फिर तो आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप तो सभी को जानना चाह रहे हैं। गन्तु किम पुनरन्येषाम ज्ञानानाम अर्थतत्वतः, तो पुनः अन्येषाम, अगर आप सभी का ज्ञान पाना चाह रहे हैं तो फिर आप कहना ही क्या है, अर्थ तत्वतः, तत्वतः भी जानना चाह रहे हैं, अर्थ पूर्ण भी होकर जानना चाह रहे हैं, और इन सभी का ज्ञान पाना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो इनमें से एक एक जो है वो ज्ञान का समुद्र है, और उसका पार पाना संभव नहीं है। आप तो सभी की बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि हमें सभी के बारे में जानना है। तो यह है जो है, इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। गन्तु किम पुनरन्येषाम ज्ञानानाम अर्थ तत्वतः। ठीक है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नाट्यस्यास्य प्रवक्ष्यामि, मैं अस्य नाट्यस्य, मैं इस नाटक के रस भावादि संग्रह, रस को, भाव आदियों को और संग्रह को मैं आपको बोलूँगा। फिर भी जो है मैं आपको रस के बारे में, उनके भावों के बारे में, उनके संग्रह के बारे में, कारिका आदि के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और ये कैसे हैं, ये रस, भाव, संग्रह आदि कैसे हैं, ये क्या हैं, अल्प हैं, मतलब अल्प परिमाण वाले हैं। और कैसे हैं, सूत्र ग्रंथार्थ, सूत्र रूप में, सूत्रभूत अर्थों वाले हैं। सूत्र किसे कहते हैं, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम, मतलब कि कम से कम शब्दों में, सार रूप में जो है अधिक से अधिक बातों को कह देना। जैसे पाणिनि ने भी सूत्र रूप में जो है संपूर्ण व्याकरण को निबद्ध किया है।
तो ऐसे ही ये रस भाव आदि संग्रह आदि जो भी ये भी कैसे हैं नाटक के ये हैं, एक तो अल्प परिमाण वाले हैं और सूत्र रूप में जो है निबद्ध हैं, सूत्रभूत अर्थों वाले हैं, और अनुमान प्रसादकम, अनुमान प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध होने वाले हैं, है ना। 4 प्रकार के प्रमाण न्याय में अलग अलग दर्शन अलग अलग प्रमाण मानते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रमाण ही जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है, तो ये जो हैं जो अल्प हैं और अल्प परिमाण वाले हैं और सूत्र रूप में निबद्ध हैं, ठीक है, और अनुमान के द्वारा ये सिद्ध होते हैं। क्या? रस भाव संग्रह आदि जो हैं, रस भाव आदि और संग्रह किसके? नाटक के। तो उनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। अब संग्रह आदि के लक्षणों को भरत मुनि बता रहे हैं और कह रहे हैं कि विस्तरेणोपदिष्टानाम अर्थानाम सूत्रभाष्ययोः निबंधो यह यो समासेन संग्रहम तम विदुर्बुधाः। विदुर्बुधाः, विदुः माने जानते हैं, बुधाः माने विद्वान लोग, किस तम माने उसको, संग्रहम माने संग्रह नाम से, उसको विद्वान लोग जो हैं वह संग्रह के नाम से जानते हैं। किसको? वह जो सूत्र भाष्ययोः हो, ठीक है, सूत्र और भाष्य के विस्तार पूर्वक जो उपदिष्टानाम अर्थानाम, उपदिष्ट अर्थों को, निरूपित अर्थों को, मतलब सूत्र का मतलब यहाँ पर अब देखो, सूत्र और भाष्य के द्वारा जो विस्तृत रूप से जो अर्थ बताए गए हैं, जो विषय बताए गए हैं, उनको जो है यह समासिक रूप में संक्षेप में जो बता देता है वह संग्रह कहलाया जाता है। अब सूत्र का मतलब तो, सूत्र तो वैसे ही संक्षेप में बताता है तभी तो वह सूत्र कहा जाता है। ठीक है, अनेक चीज़ों को जो बहुत बड़ी बात को कम से कम शब्दों में कह दे वही तो सूत्र है। तो यहाँ पर सूत्र पद का अर्थ जो है वह है लक्षण। ठीक है, सूत्र का मतलब है यहाँ पर लक्षण। ठीक है, और भाष्य का मतलब यहाँ पर जो है वह परीक्षा है। कभी भी लक्षण ग्रंथों में क्या होता है, जब भी किसी चीज़ का लक्षण दिया जाता है तो सबसे पहले नाम बताए जाते हैं, उद्देश्य कहते हैं उसको, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। सबसे पहले नाम बताए जाते हैं, फिर उस नामों के लक्षण बताए जाते हैं और फिर उस लक्षण का परीक्षण होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लक्षण आदि जो दिए गए हैं और जो भाष्य आदि मतलब उनके बारे में विस्तृत पूर्वक बता रखा है, विस्तार से जो बता रखा है, उन विस्तार से बताए गए अर्थों को जो निबंधित कर देता है, जो सार रूप में कर देता है, समासेन माने अनेक शब्दों का एक शब्द बना देना समास कहलाता है। संक्षेपीकरण कर देना जो होता है समास कहलाता है। समास बना देता है मतलब उनका संक्षेप में बता देता है उनको, तो उस चीज़ को जो है, जो ऐसा करता है उसे संग्रह नाम से जाना जाता है विद्वानों के द्वारा। समझ गए? मतलब ये कि सूत्र और भाष्य के द्वारा जो अर्थ जो हैं, जो विस्तृत रूप से बताए गए हैं, उन विस्तार पूर्वक बताए गए अर्थों को जो संक्षेप में बदल देता है, संक्षेप में बता देता है, जिनको संक्षेप में जो उनको निबंधित कर देता है, उसे जो है विद्वान लोग संग्रह कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यह संग्रह जो है वो कितने प्रकार का है? ये तो संग्रह की परिभाषा हो गई, है ना। यह हो गई संग्रह की परिभाषा, और अब उसके भेद बताएंगे कि वह संग्रह कितने प्रकार का है। तो भेद बताते हुए कह रहे हैं कि कितने प्रकार का है वो संग्रह? रसा, भावा, अभिनया। ठीक है, रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, ठीक है, और स्वर और आतोद्य, गान और रंग। तो ये जो हैं कितने हो गए? रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान और रंग जो हैं ये हो गए 11। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हैं। तो ये 11 भेद हो गए। ठीक है, लेकिन कुछ एक प्रक्षिप्त श्लोक भी है, वो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन एक प्रक्षिप्त श्लोक है, उसमें 2 भेद और बता रखे हैं। मतलब वो उन 2 भेदों के नाम जो हैं वो है, एक है उपचार और एक है मंडप। तो इस तरह से यह जो संग्रह है, यह जो है यह 13 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, 11 प्रकार के भेद यहाँ पर दिए गए हैं। उस श्लोक को मैं बोल देता हूँ। उपचारस तथा विप्रा मंडपाश्चेति सर्वशः 13 विधो ह्येष ह्यादिष्टो नाट्य संग्रह। ऐसा एक श्लोक है जो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन वह प्रक्षिप्त श्लोक है, किसी किसी किताब में ही है। ठीक है, इसीलिए इस संग्रह के जो हैं वो 13 भेद हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ जो है कारिका के बारे में बताया गया है कि कारिका
जो है वो क्या है, अर्थ प्रदर्शिनी है, अर्थ के बारे में बता देती है। ठीक है, अर्थों की उक्ति है, बोधिका है। ठीक है, कौन से अर्थ की, यह अर्थ है, जो अर्थ जो है, जो अर्थ को ठीक क्या करती है, अल्पाभिधानेन। ठीक है, अल्पाभिधानेन माने परिमित शब्दों में, ठीक है, लिमिटेड शब्दों में, और समासेन मतलब और संक्षेप में। तो जब किसी अर्थ का संक्षेप में और परिमित शब्दों में मतलब सूत्र रूप में, ठीक है, कथन किया जाता है, जब किसी अर्थ का अल्पाभिधान मतलब संक्षेप में और परिमित शब्दों में और सूत्र रूप में या फिर, ठीक है, तो प्रदर्शन जब किया जाता है या कथन किया जाता है, तो उस अर्थ की संक्षेप में बोधिका उक्ति जो होती है, तो उस अर्थ की प्रदर्शनी जो होती है, प्रदर्शिनी जो होती है, ठीक है, वह क्या होती है, उसे कारिका अनुमतव्या, सा कारिका अनुमतव्या, उसे कारिका कहते हैं, उसे कारिका नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि नाना नाम आश्रयोत्पन्नम निघंटुम निगमान्वितम धात्वर्थ हेतु संयुक्तम नाना सिद्धांत साधितम। ठीक है, अब यहाँ से निरुक्त की जो है, ये वाला श्लोक, ये वाली कारिका और ये वाली कारिका, यहाँ तक जो है निरुक्त की ही परिभाषा है इतनी बड़ी। अब निरुक्त किसे कहते हैं ये वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि नाना नाम आश्रयोत्पन्नम, अनेक प्रकार की नाना नाम किसे कहते हैं, सुबंत को, संज्ञा शब्दों को। नाना नाम आश्रयोत्पन्नम, ठीक है, तो अनेक प्रकार की संज्ञाओं के आश्रय से उत्पन्न, अर्थात सुबंतों से उत्पन्न, संज्ञाओं से उत्पन्न। और निघंटु का मतलब कोश, ठीक है, कोश। और निगमान्वितम, निगम किसे कहेंगे, तो व्याकरण के नियमों के अनुकूल जो होगा उसे कहेंगे निगम। ठीक है, व्याकरण के नियमों के अनुकूल जो है उसे कहेंगे निगम। तो अनेक संज्ञाओं से जो उत्पन्न है, अनेक प्रकार की संज्ञाओं के आश्रय से जो उत्पन्न है और कोश रूप में है और व्याकरण के नियमों के अनुकूल जो है, और क्या है वह, धात्वर्थ हेतु संयुक्तम, मतलब कि जिसमें मूल धातु में निहित अर्थ जो हैं, धात्वर्थ धातु में जो अर्थ निहित होता है, जैसे पठ धातु और उसमें अर्थ निहित जो क्या है, पढ़ना, तो धातुओं के अर्थ जिसमें निहित हैं हेतु संयुक्तम, हेतु के साथ, कारण के साथ बता रखा है कि इस धातु में ये अर्थ इसका ये होगा। ठीक है, तो धातु में जब अर्थ जो है, मूल धातु में निहित अर्थ सहेतु विद्यमान हो जिसमें, और नाना सिद्धांत साधितम, और अनेक प्रकार के सिद्धांतों से साधित हो। अब सिद्धांत कौन से हो सकते हैं, तो शास्त्र में दो ही प्रकार के सिद्धांत होते हैं, एक पूर्व पक्ष होता है और एक सिद्धांत पक्ष होता है। ठीक है, पूर्व पक्ष क्या करता है, अपने सिद्धांतों को रखता है, और फिर जो सिद्धांती होता है वो उसके पक्षों का खंडन करता है और अपना फिर उसमें अपने सिद्धांतों को स्थापित करता है। तो दो पक्ष होते हैं, पूर्व पक्ष और सिद्धांती। ठीक है, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि नाना प्रकार के सिद्धांतों से साधित, सिद्ध किया गया हो, अनेक प्रकार के सिद्धांतों से साधित हो, तो वह क्या कहलाएगा, और क्या हो, इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो एक तो अनेक प्रकार की संज्ञाओं से युक्त हो, संज्ञाओं के आश्रयों से उत्पन्न हो, निघंटु हो, निगमान्वित हो, ठीक है, धात्वर्थ हेतु संयुक्त हो, नाना सिद्धांत साधित हो। ठीक है, संस्कृत में ही इनके विशेषणों को याद रखना, प्रश्न संस्कृत में ही बनता है। और क्या हो, स्थापितोर्थो भवेद्यत्र, ठीक है, स्थापितोर्थो भवेद्यत्र समासेन अर्थ सूचक है, मतलब जो स्थापित अर्थ है, मतलब जो प्रख्यात अर्थ है, जो फेमस अर्थ है, प्रख्यात अर्थ है, जो रूढ़ अर्थ है। ठीक है, और यत्र माने जहाँ पर, स्थापित अर्थ है, ठीक है, स्थापित अर्थ जो है, प्रख्यात अर्थ जो है, वह जो है समासेनार्थ सूचक है। समासेन माने संक्षेप में अर्थ सूचक है, अपने अर्थ को प्रकट कर दे। ठीक है, तो जहाँ पर प्रख्यात अर्थ जो है वह संक्षेप में अपने अर्थ को प्रकट कर दे, अपने अर्थ को उक्त कर दे। ठीक है, जो कथित अर्थ है, जो प्रख्यात अर्थ है, जो प्रतीत होने वाला जो अर्थ है, वह संक्षेप में अपने आशय को जब प्रकट कर देगा, और धात्वर्थ वचने नेह, और जहाँ पर जो है जब किसी संज्ञा का,
जब किसी संज्ञा का अर्थ जो है धातु के अर्थ का अनुसरण करने लगे, ठीक है, तो उसको निरुक्त कहेंगे। जब किसी संज्ञा, अब देखो एक एक करके सब चीज़ों को समझते हैं। जहाँ पर धात्वर्थ वचने नेह, ठीक है, संज्ञा का अर्थ जब किसी धातु के अर्थ का अनुसरण करने लगे, ठीक है। स्थापित अर्थ, प्रख्यात अर्थ जो है जब अपनी आशय को जो है संक्षेप में अपने आशय को प्रकट करने लगे, ठीक है। और नाना नाम आश्रय उत्पन्न, अनेक प्रकार की संज्ञाओं से उत्पन्न हुआ, संज्ञाओं के आश्रय से उत्पन्न हो, निघंट हो और निगमान्वित हो, ठीक है, कोश हो और व्याकरण के नियमों के अनुकूल हो, और धात्वर्थ हेतु संयुक्तम, जहाँ पर अर्थ धातु का अर्थ जो है उसमें सहेतुक विद्यमान हो और अनेक प्रकार के पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष से वह साधित हो, तो वह जो है क्या कहलाता है, तम निरुक्तम तत्प्रचक्षते, निरुक्त नाम से वह जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे आप कह रहे हैं कि इस प्रकार से संग्रहो यो मया प्रोक्तः संग्रह, यह संग्रह जो संग्रह मेरे द्वारा बताया गया समासेन, मतलब संक्षेप में, द्विजोत्तमा, हे द्विजोत्तमो, हे मुनियो, जो मेरे द्वारा जो यह संग्रह को समासेन मतलब संक्षिप्त में बताया गया है, अब इसी संग्रह को जो है विस्तरम तस्य वक्ष्यामि, विस्तार पूर्वक जो है मैं बताऊंगा, सनिरुक्तम सकारिकम, मतलब लक्षण सहित बताऊंगा, सकारिकम, और सनिरुक्तम, परीक्षण भी करूंगा उसका, उन लक्षणों का परीक्षा भी करूंगा। मतलब ऐसा लक्षण ऐसा ना हो, लक्षण में 3 प्रकार के दोष होते हैं ना, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, तो तीनों दोषों से रहित करने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है। तो इसलिए सकारिकम, अब इसको विस्तार पूर्वक जब संग्रह को मैं बताऊंगा तो उसके लक्षण भी बताऊंगा, सकारिकम और सनिरुक्तम उसकी परीक्षा करके भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब संग्रह को यहाँ से वो विस्तार पूर्वक स्टार्ट कर रहे हैं, और संग्रह का पहला भेद जो हमने जाना था कि रसाह, ठीक है, तो अब इन रसों का प्रकरण जो है वो स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले संग्रह के बारे में वो बताएंगे, संग्रह के बारे में बताने के बाद अब वह रसों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले रसों की संख्या और रसों की संज्ञा।